हाँ, तो बेसिकली इसमें क्या होगा कि जब वाटर धीरे धीरे रूम टेम्परेचर पे पहुंचेगा तो उसके अंदर सफिशिएंट एनर्जी आ जाएगी कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर रिएक्ट कर सके, यानी एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंच जाएगा। और रिएक्शन कंप्लीट होने तक आप देखोगे ये स्टार्ट हुआ यहाँ से, मान यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये बढ़ेगी पहले एनर्जी, यहाँ पे कुछ नहीं रिएक्ट कर पाएगा, बढ़ेगी बढ़ेगी, यहाँ पर पहुंच के ये एक्टिवेशन एनर्जी पे पहुंच गई। उसके बाद एनर्जी रिलीज होना होगी, रिलीज होते 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 वो बहुत नीचे चली जाएगी। जितना नीचे जा रही है उसका मतलब उतना ही ज्यादा हीट रिलीज कर रहा है प्रोसेस। तो अगर ये जितना ज्यादा गैप है इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी में, उतना ही ज्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, या उतनी ज्यादा रिएक्शन एंथैल्पी। एक्सोथर्मिक मतलब जितना नीचे होगा तो एक्सोथर्मिक। अगर ग्राफ ऐसा हुआ मान लो, ये भी क्वेश्चन आते हैं कई पर, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ खत्म हो गया, तो यानी कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज्यादा है, तो ये रिएक्शन एंथैल्पी हो गई। ऐसा प्रोसेस क्या हुआ, एंडोथर्मिक। और ये जो गैप है ये क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी। तो दोनों चीज में याद रखना, ये ऊपर वाला ग्राफ ध्यान से देखो फिर से, ये जो गैप होता है दिस गैप इज एक्टिवेशन एनर्जी, और ये जो गैप होता है दिस गैप इज रिएक्शन एंथैल्पी। ठीक है, इस केस में क्योंकि प्रोडक्ट्स की एनर्जी रिएक्टेंट्स की एनर्जी से कम थी, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर प्रोडक्ट्स की एनर्जी रिएक्टेंट्स की एनर्जी से ज्यादा होगी तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, ठीक है। अब कैटलिस्ट का यूज देखिए, तो ये इस पे, ये जो फॉर्मूला है इस पे पहले न्यूमेरिकल्स आते थे इसके ऊपर, लेकिन अभी फिलहाल सिलेबस से कट गया है तो ये करने की जरूरत नहीं है। एक्टिवेशन एनर्जी वाला पार्ट बस ध्यान से करिए। अब मैं आपको कैटलिस्ट बता देता हूँ, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये आपको पहले से पता है कि कैटलिस्ट इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम ये पढ़ेंगे कि कैसे करते हैं। इट्स नॉट दैट मच इन डिटेल बट स्टिल, कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो कैटलिस्ट इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, increase the rate of reaction by lowering the activation energy। तो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं। और कैसे लोअर करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को, कैटलिस्ट by providing an alternate pathway for the reaction, alternate pathway for the reaction। और ये alternate pathway का मतलब क्या होता है, समटाइम्स इसका मतलब ये होता है कि मान लो दो रिएक्टेंट्स आपस में डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत स्लोली रिएक्ट कर रहे हैं, कि कोई स्पेशल कॉन्फिग, मतलब क्या होता है, देखो नॉर्मली रिएक्शन को, रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। एक तो सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, तो वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो उनके पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए टकराने के टाइम। और दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, यानी कि जैसे की को लॉक में फिट करना चाहते हो आप, तो की को एक प्रॉपर वे में लगाना पड़ता है ना। रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में या किसी भी ओरिएंटेशन में की लगाओगे तो लॉक में फिट थोड़ी होगी। सिमिलरली दो रिएक्टेंट्स का रिएक्ट करना होता है, तो दो रिएक्टेंट्स एक दूसरे से टकराते हैं तो उनको एक प्रॉपर ओरिएंटेशन से टकराना पड़ता है ताकि उनके बीच में रिएक्शन हो सके। तो वो क्या होता है, अगर 100 मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, एक बार 100 बार हिट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो 100 में से एक या दो बार ऐसा होगा कि वो प्रॉपर एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन से टकराएंगे एक दूसरे से, तो 100 में से एक बार रिएक्शन होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से जो रिएक्शन की स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है, क्योंकि 100 में से एक बार ऐसा हो रहा है कि वो एक दूसरे से टकराने के बाद रिएक्ट कर रहा है। कैटलिस्ट इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। कैटलिस्ट क्या करता है, समटाइम्स कुछ केसेस में कैटलिस्ट पहले रिएक्टेंट से, किसी एक रिएक्टेंट से, दो रिएक्टेंट से मान लो, किसी एक रिएक्टेंट से कैटलिस्ट पहले रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, अब कैटलिस्ट जो है वो ज्यादा जल्दी रिएक्ट कर पाता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वो मॉलिक्यूल्स ऐसे यूज किए जाते हैं जो थोड़े से रिएक्टेंट्स से बाइंड करने में ज्यादा इफेक्टिव हो कंपेयर टू द अदर काउंटर पार्ट। ठीक है, मान लो ए और बी के बीच में रिएक्शन हो रहा है, ए और बी रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, ये डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, बहुत स्लो रिएक्शन हो रहा है। तो ए जो है, कैटलिस्ट पहले ए से या बी से किसी एक से पहले बाइंड कर जाएगा। मान लो ए से बाइंड कर गया कैटलिस्ट, तो ए और कैटलिस्ट के बीच में रिएक्शन हो जाएगा। फिर ये ए और कैटलिस्ट का जो वो बना है, इंटरमीडिएट बना है, वो बी से रिएक्ट करेगा। ठीक है, और ए और बी के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और कैटलिस्ट अलग से रिलीज हो जाएगा।
सी कैटलिस्ट था यहाँ पे, सी वॉज कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट लास्ट में अलग से रिलीज हो जाएगा। तो कैटलिस्ट जो है एक ऑल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करता है। ए बी से डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर रहा था, तो ए पहले कैटलिस्ट से रिएक्ट किया, और फिर ए और सी का जो कॉम्प्लेक्स बना ए और कैटलिस्ट का, वो बी से रिएक्ट करेगा, और कैटलिस्ट एज इट इज रिलीज हो जाएगा लास्ट में, ए और बी के बीच में प्रोडक्ट बन जाएगा। इस प्रोसेस से क्या होता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो कम हो जाती है। ए और बी को डायरेक्टली रिएक्ट कराने में बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है, लेकिन ए को कैटलिस्ट से रिएक्ट कराने में उतनी एनर्जी लगी नहीं, और फिर ए सी के कॉम्प्लेक्स को बी से रिएक्ट कराने में भी कम एनर्जी लगी। तो ओवरऑल जो प्रोसेस की एनर्जी थी वो रिड्यूस हो जाती है। तो मान लो यही ले लें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। तो अगर ये रिएक्शन हो रहा है, यहाँ रिएक्टेंट्स है, और ये यहाँ जाता है और ये फिर रिएक्ट करता है। इस बार हम एंडोथर्मिक प्रोसेस ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ तक ऐसे, ठीक है। यहाँ रिएक्टेंट्स है और यहाँ प्रोडक्ट्स। ये है विदाउट कैटलिस्ट। और जब हम इसके अंदर कैटलिस्ट डाल देंगे तो देखो शुरुआत यहीं से होगी, अभी भी शुरुआत इसी जगह से होगी, लेकिन ये यहीं पर रिएक्ट कर जाएगा, यहीं पर रिएक्ट कर जाएगा और यहीं पे खत्म होगा। तो ये हो गया विद कैटलिस्ट। तो क्या किया बेसिकली कैटलिस्ट ने, पहले एक्टिवेशन एनर्जी थी इतनी, दिस वाज द एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट। कैटलिस्ट डालने के बाद एक्टिवेशन एनर्जी हो गई इतनी। तो एक्टिवेशन एनर्जी को अगर रिड्यूस कर दिया तो मोर मॉलिक्यूल्स विल बी एबल टू रिएक्ट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर या एट अ पर्टिकुलर टाइम। कैटलिस्ट बेसिकली ये करता है। इसका एक प्रॉपर ग्राफ एनसीईआरटी में बना हुआ है, ये तो मैंने आपको रफली समझाया है, आपको वही ग्राफ बनाना है जो एनसीईआरटी में बना रखा है, ठीक है। ये मैं ग्राफ आपको दिखा देता हूँ, एनसीईआरटी से ही ड्रॉ कर लीजिएगा इसे, ये रहा ग्राफ, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द एक्टिवेशन एनर्जी, फिगर 4.11। पेज नंबर हर किसी की बुक में अलग होता है, बट फिर भी अगर मैच कर जाए तो 115, पेज 115 पे ग्राफ बना हुआ है। ये ग्राफ आपको बनाना है प्रॉपरली ऐसे, ठीक है। और एक्टिवेशन एनर्जी को समझने के लिए भी एक ग्राफ बना हुआ है बुक के अंदर, ये वाला ग्राफ फिगर 4.7 और पेज नंबर 112 पे, ठीक है। दिस पर्टिकुलर ग्राफ फिगर नंबर लिख लो, ज्यादा आसानी से याद रहेगा। फिगर 4.7 एक्टिवेशन एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो दैट इज ऑल, इस चैप्टर में इतना ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा इस चैप्टर में। अगर आपकी स्कूल में कुछ कराया है जो मैंने स्किप कर दिया तो वो मुझे बता दो।